हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट प्लासी के युद्ध तक हम आगे थे कि भाई कैसे अंग्रेज़ों ने प्लासी के बाद नवाब बनाते और हटाते गए और मीर जाफ़र उनकी कठपुतली बना। मीर कासिम ने विरोध किया लेकिन हार गया और बक्सर और इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में वास्तविक सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। तो अब वैसे हम स्टार्ट करेंगे बक्सर का युद्ध जो आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। लेकिन उससे पहले एक बार हम प्लासी के युद्ध के हमने जो नोट्स नहीं किए थे वो करेंगे, क्योंकि हमने अपने हाथों से ही आपको करवाया था या किया था। हम लोगों ने मिलके ही किया था, ऐसे ही बोला करो। तो देखिए, प्लासी का युद्ध की घटना कब होती है? 1757 को होती है। कब होती है? 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी गांव में। ठीक है, बैकग्राउंड क्या था इसका? बंगाल का नवाब उस टाइम कौन था? आपके सिराजुद्दौला थे, जो 1756 में अलीवर्दी खां ने इनको, अलीवर्दी खां के वैसे देवते थे, नाती थे, इनको बनाया था और 1 साल तक ही ये रहे थे। अंग्रेजों की बंगाल में कलकत्ता के पास फोर्ट विलियम एक कोठी थी जिसको ये बना रहे थे, किला कह दो, किलेबंदी कर रहे थे। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों द्वारा की गई किलेबंदी के लिए विरोध किया। उन्होंने कहा कि ना आप लोग कर दे रहे हो और आप ये नहीं कर सकते। तो 1756 में नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों को भागना पड़ा। और यही घटना क्या थी? आपकी ब्लैक होल की घटना थी। मुख्य कारण क्या थे? किलेबंदी करना, कर दस्तक जो 1717 में आपके फर्रुख शेर ने पास किया था वो ना देना, और नवाब का अंग्रेजों के प्रति कठोर व्यवहार और अंग्रेजों का बदला लेने की भावना। इस अपमान का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर आक्रमण की योजना बनाई। क्या हुआ था भाई? युद्ध से पूर्व घटनाएं क्या थी? रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के दरबार में कुछ असंतुष्ट नेताओं से साजिश की, जैसे आपके मीर जाफर सेनापति थे, जगत सेठ एक कोषाध्यक्ष थे, साहूकार थे, राय दुर्लभ इनकी सेना में ही थे, और उमी चंद एक व्यापारी थे। ठीक है, अमीन चंद भी नाम आ जाता है और उमी चंद भी नाम आ जाता है। इनके साथ गुप्त संधि की और नवाब की हार पर मीर जाफर को नवाब बनाया गया। युद्ध का विवरण अब हम देखते हैं कब हुआ था। आपके 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी में हुआ था, मुर्शिदा के पास। बंगाल में जो एरिया है, अंग्रेजी सेना लगभग 3000 थी और नवाब की सेना 50,000 थी और 50,000 और 50 तोपें थी। फिर भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जीत गए, क्योंकि एक षड्यंत्र का युद्ध था। नवाब की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन उसके सेनापति मीर जाफर और अन्य सरदारों ने युद्ध में साथ नहीं दिया और युद्ध के दौरान बारिश हुई, जिसमें नवाब की तोपों का बारूद गीला हो गया और अंग्रेजों ने अनुशासित ढंग से लड़ाई की और नवाब की सेना पर विजय प्राप्त की। तो सिराजुद्दौला भाग जाता है भाई, भागकर पकड़ा गया और मीरान जो आपके मीर जाफर का बेटा था, उसके कहने पर मीर बख्शी ने इसको मार दिया था। देखो, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? ये आपकी प्लासी का युद्ध था, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ऐसे ऐसे ये युद्ध का बस वो बना रखा है कि कैसे था कि भाई इनकी यहाँ पे निष्क्रिय टुकड़ी थी, रॉबर्ट सेना क्लाइव यहाँ था, राय दुर्लभ की टुकड़ी निष्क्रिय यहाँ थी और मीर जाफर की टुकड़ी यहाँ थी, नवाब की सेना ये थी। तो इन्होंने क्या किया? ये लोग भाग गए, सीधा यहीं पर अटैक हुआ था। ठीक है, युद्ध की विशेषताएं क्या रही? संख्या में कम होने पर भी अंग्रेज जीत गए। भारतीय सरदारों की गद्दारी मुख्य कारण बनी और यही युद्ध अल्पकालिक था, कुछ ही घंटों चला और इस युद्ध में भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव साबित हुई। परिणाम क्या निकले? मीर जाफर को क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब बनाया गया। अंग्रेजों को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई और बंगाल पर अंग्रेजों का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। यह युद्ध अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति के रूप में शुरुआत थी। याद रखें क्या कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव बनाम सिराजुद्दौला हुआ। गद्दार कौन था? मीर जाफर। तो ये थी इसकी टाइमलाइन की कैसे क्या सब चीज़ होती है। ठीक है, प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाला युद्ध था। इसी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में दीवानी यानी कि 1765 में हासिल की। अब हम बात किसकी करते हैं? अब हम बात करते हैं आपके बक्सर के युद्ध की। तो देखिए, बक्सर का युद्ध कैसे था, क्या पृष्ठभूमि बन रही थी बक्सर के युद्ध की जो 1764 में हुआ। प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल में प्रवेश दिलाया, लेकिन बक्सर ने उन्हें क्या बनाया? वास्तविक शासक बनाने का रास्ता दिया। भारत का वास्तविक शासक बनाने का रास्ता किस युद्ध ने दिया? बक्सर के युद्ध ने। तो देखो, अगर कोई राजा अपनी गलती से दुश्मन को ताकत दे तो क्या होगा, और अगर 3 बड़े राजा मिलकर भी उस दुश्मन को ना हरा पाए तो क्या होगा।
ठीक है, यही स्टोरी आपके बक्सर के युद्ध की है। प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, जब 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। शुरुआत में मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सारा धन दिया, 24 परगना दिए, व्यापारिक सुविधाएं दे दी, लेकिन कुछ वर्षों बाद बंगाल का खजाना खाली हो गया। अब अंग्रेजों की मांगे पूरी करना उसके बस की बात नहीं रही, तो अंग्रेजों ने उसको हटाया और नया नवाब बनाया मीर कासिम, जो इसका दामाद था। 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाया और उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम ने सोचा अगर मैं मीर जाफर की तरह अंग्रेजों की हर बात मानूंगा तो बंगाल खत्म हो जाएगा। तो मीर कासिम के क्या सुधार हुए? सबसे पहले तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने सबसे पहले जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहले क्या किया, अपनी राजधानी बदली। राजधानी कहाँ से कहाँ राजधानी बदली, यानी कि राजधानी पहले मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके गया, मुंगेर लेके गया। बिहार में है आज के दिन मुंगेर। क्यों? ताकि अंग्रेजों के प्रभाव से दूर रहकर सेना तैयार कर सके। इसने सेना को मजबूत किया, नई सेना बनाई, यूरोपियन शैली में उनको ट्रेनिंग दी और आधुनिक हथियार खरीदे। सबसे बड़ा फैसला क्या था भाई, जब अंग्रेजों का 1717 के फर्रुखशियर के फरमान के कारण दस्तक का उपयोग करके कर नहीं देते थे जो अंग्रेज, भारतीय व्यापारी कर देते थे, तो मीर कासिम ने कहा या तो सब कर देंगे या कोई भी नहीं देगा। उसने ही सभी व्यापारियों के लिए आंतरिक कर समाप्त किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने। अब अंग्रेजों का विशेष लाभ तो खत्म हो गया, तो अंग्रेज नाराज हो गए। अंग्रेज बोले अगर सबको बराबरी मिल गई तो हमारा फायदा कैसे होगा? तो दोनों के बीच तनाव बढ़ा। तनाव बढ़ने के कारण 1763 में छोटी मोटी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई 1763 में, और अंत में मीर कासिम को हरा दिया। फिर क्या था भाई, मीर कासिम भाग गया। मीर कासिम भाग के कहाँ गया? मीर कासिम भाग के आपके अवध पहुँचा। कहाँ पहुँचा? अवध पहुँचा। अब वहाँ का नवाब था जो अवध का, वो था सुजाउदौला। कौन था? सुजाउदौला। वहाँ उसने सुजाउदौला को क्या कहा कि अगर आज अंग्रेज मुझे हरा रहे हैं तो कल तुम्हें भी हरा देंगे। सुजाउदौला उसकी बात समझ गया और दोनों मुगल सम्राट के पास गए। मुगल सम्राट उस टाइम कौन था आपका? शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय भी था भाई। तो इसके पास गए और सम्राट ने इनका साथ दे दिया। तो 3 भारतीय शासकों का गठबंधन हुआ। किस किस का? मीर कासिम का और आपके अवध के नवाब सुजाउदौला का और आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का। ये तीनों मिलकर युद्ध में उतर जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि अब अंग्रेजों को भारत से निकालना होगा। अंग्रेजों ने भी तैयारी की, वर्सेस अंग्रेज चल रहे थे। अंग्रेजों ने भी तैयारी कर ली भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना तैयार की। सेना का नेतृत्व किसने किया? सेना का नेतृत्व यहाँ पे कर रहा था कौन? आपका हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। अंग्रेजों की सेना संख्या में कम थी लेकिन अनुशासित थी, आधुनिक हथियारों से लैस थी, प्रशिक्षित बेहतर था उनका। तो 22 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर, जो आपके बिहार में है, बक्सर कहाँ पर है? आपके बिहार में है आज के दिन। और किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने आई और भारतीय सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन तीनों शासकों की सेना में एक जैसी रणनीति, एकीकृत नेतृत्व का अभाव था। दूसरी ओर अंग्रेज संगठित ढंग से लड़ रहे थे। फिर पूरा दिन युद्ध चला और अंत में अंग्रेजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की। तो इसमें ये जीत गए और ये तीनों हार जाते हैं। हार के बाद क्या हुआ? मीर कासिम युद्ध हार कर भाग गया। वह फिर कभी सत्ता में आ ही नहीं पाया। सुजाउदौला ने क्या किया भाई? आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। और शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? मुगल सम्राट भी अंग्रेजों के सामने झुक गया। अब मुगल सम्राट अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। फिर क्या होता है? फिर 1765 में आपकी इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। युद्ध के बाद ये इलाहाबाद की संधि, देखो युद्ध तो किसने किया? मुनरो ने किया, लेकिन ये संधि किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, इलाहाबाद की संधि की रॉबर्ट क्लाइव ने। इसने शाह आलम द्वितीय
जो शाह आलम द्वितीय था, इसने क्या किया, इसने अंग्रेजों को, देखो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को क्या क्या दिया, अंग्रेजों को दिया इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। अब यहाँ पे इसने तो दीवानी अधिकार दे दिए, राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया भाई। अब अंग्रेजों के हाथ में भारत का सबसे बड़ा आय का स्रोत आ गया। और सुजाउदौला के साथ दो संधि हुई थी ना, एक संधि ये और एक संधि ये। और सुजाउदौला के साथ क्या संधि हुई, सुजाउदौला के साथ जो संधि हुई अंग्रेजों की वो आई कि फिर से इसको अवध का नवाब बना दिया, बट अंडर ब्रिटिशर्स। अवध का नवाब फिर से बना दिया बट अंडर ब्रिटिशर्स, इस चीज को याद रखना। और ये 50 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना दिया इसने। अवध अंग्रेजों का बफर राज्य बन गया। ठीक है। बक्सर का युद्ध प्लासी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों था भाई, क्योंकि प्लासी के युद्ध में केवल बंगाल के नवाब पर विजय थी। मुख्य कारण विश्वासघाती आपका मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने 3 शक्तियों को हराया, बंगाल, अवध, मुगल सम्राट। अंग्रेजों को दीवानी मिली। भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति मजबूत हो गई। इसी कारण इतिहासकार कहते हैं कि प्लासी ने अंग्रेजों के शासन की नींव रखी, लेकिन बक्सर ने उस नींव पर मजबूत इमारत खड़ी कर दी। ठीक है, तो देखो क्या हुआ था, मीर जाफर हटा, मीर कासिम आया, कर समाप्त किए, अंग्रेज नाराज हुए। मीर कासिम, सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय ने मिलकर युद्ध किया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हार हुई और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। अंग्रेजों को दीवानी मिल गई। तो क्वेश्चन आ जाए कि अगर प्लासी में अंग्रेज हार जाते तो क्या होता, शायद अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता, लेकिन बक्सर की जीत ने उनकी स्थिति को इतना मजबूत कर दिया कि वे भारत में एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति बन गया। इसलिए इतिहास में बक्सर युद्ध को भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है इसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार इसके नोट्स देखते हैं। नोट्स के बाद हम अवध का भी देखेंगे कि अवध के राजा कौन कौन थे, शासक कौन कौन बने, नवाब कौन बने। ठीक है, ये भी चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलो अभी हम अपने नोट्स करते हैं कि कैसे क्या चीज़ थी। मैं आपको एक बार इलाहाबाद की संधि और करवा दूं कि इलाहाबाद की संधि क्या थी, पढ़ लो एक बार। इलाहाबाद की संधि जो आपकी 1765 में हुई थी, युद्ध जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या सोचा कि अब केवल लड़ाई नहीं, कागज पर भी जीत दर्ज करनी है। तो 1765 में इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधियां हुई। पहली संधि क्या थी, शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी क्या होती है, राजस्व वसूलने का अधिकार। अब अंग्रेजों के हाथ में पैसा आ गया और यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की सबसे बड़ी आर्थिक नींव पड़ी। बदले में अंग्रेजों ने सम्राट का वार्षिक पेंशन लगभग 26,000 रुपये देने का वादा किया था। ठीक है, क्योंकि बीच में मुझे लगा कि मैंने थोड़े बहुत पॉइंट छोड़ दिए हैं। यहाँ क्या हुआ था भाई, शाह आलम के साथ इसको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी थी, पेंशन दी इसको। ठीक है, सुजाउदौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब से संधि की। सुजाउदौला को फिर से अवध का नवाब दिया, 50 लाख रुपए हर्जाना देना किया। और इलाहाबाद और कोरा का क्षेत्र, हाँ ये भी एक पॉइंट था, ये मैं भूल गई थी, मेरे को अभी याद आया। इलाहाबाद और कोरा का क्षेत्र, इससे लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। बफर राज्य बन गया भाई। अंग्रेज क्या चाहते थे कि अवध उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमण, जैसे आपका अफगान हो गया, अफगान आक्रमण के विरुद्ध ढाल का काम करे। दीवानी क्या थी, तो मान लो एक स्कूल में 2 काम होते हैं, फीस लेना और अनुशासन बनाए रखना। तो अंग्रेजों ने पहले फीस लेने का अधिकार किया और फिर यहाँ से पूरा स्कूल अपने नियंत्रण में ले लिया। यही चीज़, यहीं से नींव पड़ी थी भारत में किस चीज़ की, ड्यूल गवर्नमेंट की। ड्यूल गवर्नमेंट यानी कि द्वैध शासन।
द्वैध शासन की नींव भारत में कब पड़ी थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि से पड़ी थी। इलाहाबाद की संधि से ही भारत में बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया। जो दीवानी अधिकार था ये किसके पास रहा? ये था अंग्रेजों के पास। और जो आपका निजामत था, निजामत क्या होती है? निजामत और जितने भी लफड़े होते हैं ना, कानून व्यवस्था और ये सब, निजामत यानी कि निजामत को हम क्या कहते हैं? कानून व्यवस्था प्लस प्रशासन। ये किसके हाथ में था? ये हाथ में था नवाब के, बट कैसा था? नाम मात्र का था। ठीक है, अब समझ गए कैसे था? अब मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया कि कैसे क्या चीज़ हुआ। ठीक है, और क्योंकि मेरे माइंड में आ रहा था कि शायद मैं 1-2 पॉइंट भूल गई हूँ कि कैसे क्या चीज़ हुई। ये पॉइंट मेरे को स्टक कर रहा था माइंड में बार बार में। अब देखो, अब हम बात करते हैं अपने नोट्स की। एक सेकंड रुकना। अभी मैंने आपको एक चीज़ करवाई है बफर वाली। हाँ, ये जो बफर राज्य बन गया, बफर राज्य का मतलब क्या होता है? बफर राज्य का मतलब क्या होता है? कोई समझा सकता है? इन्होंने मित्र राज्य बना लिया, यानी कि बफर स्टेट बना ली। अंग्रेज अवध को इसलिए बचाकर रखना चाहते थे ताकि उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणों के विरुद्ध एक बफर राज्य, यानी कि जो दोस्त होता है उसको ही हम बफर राज्य बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम काम करते हैं हमारे किस पे? अवध पे करते हैं। देखो भाई, अवध का एक बार आप देख लो, थोड़ा सा देख लो अवध, या पहले बक्सर का युद्ध कर लेते हैं। बक्सर का युद्ध कर लेते हैं। अवध वैसे बक्सर के युद्ध में ही काम आएगा। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, करना ही करना। कब हुआ था? 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर बिहार में गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। बैकग्राउंड वही था भाई। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो मीर जाफर नवाब बना, परंतु वह अंग्रेजों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाया। 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम एक योग्य और स्वाभिमानी शासक था। उसने अंग्रेजों की मनमानी का विरोध किया और दस्तक मुक्त व्यापार के अधिकार को समाप्त किया और अपनी सेना को मजबूत किया। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच संघर्ष हुआ। मीर कासिम बंगाल छोड़कर अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास जाता है और शाह आलम द्वितीय के पास जाता है और तीनों ने मिलकर एक युद्ध की योजना बनाई। अंग्रेजों ने मीर कासिम पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। अब मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा छोड़ दिया और इस संयुक्त मोर्चे ने अंग्रेजों को बक्सर में ललकारा। यहाँ पे देखिए, मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था। इनके पास लगभग 40,000 सैनिक थे और 100 तोपें थी। अंग्रेजों में हेक्टर मुनरो इनका नेतृत्व कर रहा था और इनके पास 7,000 सैनिक थे और 50 तोपें थी, फिर भी हार गई। सोचो, उस प्लासी के युद्ध में तो षड्यंत्र मान लिया, लेकिन यहाँ तो कोई षड्यंत्र नहीं था। फिर देखिए क्या होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार में गंगा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया और अभी मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया कि कैसे कैसे क्या चीज़ हुई थी। ये तीनों यहाँ पर लड़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपके परिणाम क्या निकलते हैं? शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की संधि, राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया और निजामत यानी कि कानून और प्रशासन अवध के हाथ में रह गया। सुजाउद्दौला को अवध वापस मिला और अंग्रेजों का सहयोगी बन गया और क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। ठीक है, ये आपकी टाइमलाइन थी, मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया। अब बात आती है अवध। थोड़ा सा समझ लो आज, कल फिर कंप्लीट इसके नोट्स कर लेंगे। अवध देखो कैसे अंग्रेजों ने अवध को अपना मित्र बनाया। अब क्वेश्चन ये आता है, बक्सर के युद्ध के बाद बनाया बफर स्टेट और फिर उसी राज्य पे कब्जा कर लिया। देखो, अगर कोई व्यक्ति पहले आपसे दोस्ती करे, फिर आपकी मदद के बदले पैसे मांगे और फिर आपके घर में अपने लोग रख दे और अंत में आपका ही घर अपने नाम कर ले, तो आप क्या कहेंगे? यही स्टोरी है अवध और अंग्रेज की। अवध कहाँ है? अवध आपके कहाँ पर है, जिसको हम कई जगह ये स्पेलिंग मिल जाती है, कई जगह हमें ये स्पेल मिल जाती है, तो कंफ्यूज मत होना। ये आपके नॉर्थ इंडिया का एक राज्य था जिसमें आज के दिन का आपका यूपी का लखनऊ, फैजाबाद और अयोध्या, ये जो क्षेत्र आता है ये उस टाइम का क्या था आपका?
अवध था। इसकी राजधानी क्या थी, इनकी जो कैपिटल थी वो थी आपकी फैज़ाबाद। फैज़ाबाद के बाद बनी लखनऊ। ठीक है। अवध का पहला नवाब कौन था, फर्स्ट नवाब कौन था इनका, इनका पहला नवाब था आपका सादत खान बुरहान उल मुल्क। कौन था, सादत खान बुरहान उल मुल्क। कब बनता है ये, 1772 में बनता है। ओ सॉरी, 1772 नहीं, 1722 में। कब बनता है, 1722 में। हम तो बक्सर से भी आगे चले गए। 1722 में बना भाई। और किसके टाइम पे बनता है ये, जो आपके मुगल सम्राट कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको क्या किया था, सूबेदार बनाया था अवध का। ठीक है। धीरे धीरे उसने अवध को लगभग स्वतंत्र राज्य बना लिया, प्रशासन मजबूत किया, कर व्यवस्था सुधारी और सेना को संगठित किया। फिर इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आते हैं आपके सफदरजंग। कौन आते हैं, सफदरजंग। सफदरजंग 1739 से लेकर 1754 तक रहे। सादत खां के बाद इसका जो दामाद था, ये कौन था, ये दामाद था भाई आपके सादत खान का। इसने मुगल साम्राज्य की सहायता की, लेकिन इस समय तक मुगल साम्राज्य तो बहुत कमजोर हो गया था। फिर उसके बाद आपका आता है सुजाउदौला। ठीक है। कौन आता है, सुजाउदौला। सुजाउदौला 1754 से लेकर 1775 तक नवाब होता है। अब 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज शक्तिशाली हो गए थे। सुजाउदौला को लगा अगर अंग्रेजों को अभी नहीं रोका गया तो पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे, और यहीं से कड़ी बनती है आपके बक्सर के युद्ध की। सुजाउदौला अकेला तो नहीं लड़ा, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय दोनों साथ थे। तीनों ने मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर बिहार में युद्ध किया, जहां अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो से इनका भिड़ंत हुई भाई। अंग्रेजों ने तीनों को हरा दिया, और जीत प्लासी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि अब अंग्रेज न केवल बंगाल ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की राजनीति पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर पाए। फिर हमने देखा कि 1765 में आपकी इलाहाबाद की संधि हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि किसने की, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय से अलग अलग संधियां की। सुजाउदौला के साथ क्या संधि की इन्होंने, उसे फिर से अवध का नवाब बना दिया, लेकिन उसे 50 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना देना पड़ा, और इलाहाबाद और कोरा का एरिया शाह आलम द्वितीय को दे दिए, और अवध अब उनका क्या बन गया, मित्र राज्य यानी कि बफर स्टेट बन गया। अंग्रेज अवध को इसलिए बचा कर रखना चाहते थे ताकि आपके जो उत्तर पश्चिम से आक्रमण होते थे अफगान वगैरह के इनके, तो यहाँ से हमारी रक्षा कौन करे, अवध करे। अंग्रेजों का धीरे धीरे नियंत्रण हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने अवध पर सीधे कब्जा तो नहीं किया, पहले संधियां करवाई, सेना रखने के नाम पर पैसे लिए, रेजिडेंट नियुक्त किया और नवाब के मामलों में दखल देना शुरू किया। और फिर आपकी 1801 में क्या की, सहायक संधि की। सहायक संधि हुई भैया 1801 में। ये सहायक संधि किसने की थी, ये आपके जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम, कौन, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली क्या थे भाई उस टाइम, आपके गवर्नर जनरल थे। इनके साथ सहायक संधि हुई। जो इस टाइम पे अवध का नवाब कौन था, इस टाइम पे अवध का नवाब था आपका नवाब सादत अली खां। सादत अली खां के साथ सहायक संधि की। ठीक है। अंग्रेजी सेना अवध में रहेगी, उसका खर्च नवाब देगा, और नवाब किसी दूसरे राज्य से बिना अंग्रेजों की अनुमति संधि नहीं कर सकता। क्या संधि हुई थी, लिखवाऊं या समझ जाओगे। अंग्रेजी सेना अवध में रहेगी, उसका खर्च नवाब देगा, और नवाब किसी दूसरे राज्य में बिना अंग्रेजों की अनुमति के संधि नहीं कर सकता। अवध की स्वतंत्रता यहाँ से लगभग समाप्त हो गई। और आपका फिर जो इनका अंतिम नवाब था वो था आपका वाजिद अली शाह। ये क्या था आपका, ये था आपका अंतिम नवाब, कहाँ का, अवध का। ठीक है, वाजिद अली शाह। इसे संगीत, कविता और कला का बहुत शौक था। अंग्रेजों ने अवध क्यों छीना, क्योंकि अंग्रेजों ने अवध क्यों छीन लिया, इस चीज़ को ध्यान रखना। 1856 के टाइम में जब आपका गवर्नर जनरल आपके डलहौजी पर आरोप लगता है एक कि अवध में मिस गवर्नमेंट है, क्या है कि अवध में
कुशासन है, अंग्रेजों से छीना ना। इसी बहाने उसने अवध को, अरे सॉरी मैं क्या बकवास कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि 1856 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इन पर आरोप लगाया, लॉर्ड डलहौजी पे आरोप नहीं, मैं यही तो क्या बोल रही हूँ, जो आपका गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, इसने मिस गवर्नमेंट कुशासन बोल के कि अवध में कुशासन हो रहा है, इसी बहाने क्या किया कि भाई अवध, इसी बहाने उसने अवध को किस में मिला लिया, आपके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। कब मिला लिया? 1856 में, ठीक है, मिला लिया। और वाजिद अली शाह को हटाकर कहाँ भेज दिया? वाजिद अली शाह को भेज दिया आपके कलकत्ता, ठीक है। 1857 की क्रांति में अवध का रोल क्या था? अवध के लोगों को अंग्रेजों का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो 1857 की क्रांति में अवध सबसे बड़े केंद्रों में से एक था। और यहाँ पर 1857 की क्रांति में जो आपकी बेगम हजरत महल थी, महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। समझ के भाई? तो देखो 1722 में क्या होता है, सादत खां नवाब बनता है। 1754 से लेकर 1775 तक सुजाउद्दौला था। कौन था? सुजाउद्दौला। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि के बाद 1801 में सहायक संधि हुई। और 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया। और 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल का विद्रोह था। समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि पहले दोस्ती की, फिर बक्सर में हार हुई, इलाहाबाद की संधि की, सहायक संधि हुई, अंग्रेजी हस्तक्षेप हुआ, 1856 में विलय हुआ और 1857 में विद्रोह किया, हजरत महल ने किया। तो अवध पहले अंग्रेजों को क्या करता है? अंग्रेजों का पहले मित्र बना, फिर संधियों के माध्यम से अंग्रेजों के नियंत्रण में आया और लास्ट में 1856 में कुशासन यानी कि मिस गवर्नमेंट का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने अपने उसको साम्राज्य में मिला लिया, विलय कर लिया। तो आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके नोट्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतने मैं बना लूँगी, अभी मैंने बनाए नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस